स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस की एक और चर्चा में। ये जो फिलिस्तीन और इजराइल का हिसाब किताब जो चल रहा है, सही मायने में हिसाब किताब ही है। थोड़ी सी जमीन इन्होंने ले ली, थोड़ी सी जमीन यहाँ पर ले ली, फिर बमबारी और रॉकेटबारी, जो भी चीजें चल रही हैं, सही मायने में इसकी पूरी कहानी हम हिस्सों में तो आपके साथ चर्चा कर ही चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हमने शुरू में फॉर्मेशन ऑफ इसराइल की बात की थी, इन सारी चीजों के बारे में हम बात कर चुके थे। आज का जो हिंदू का अखबार है, सही मायने में अगर मैं बोलूं आपसे, तो ये जो 26 तारीख का हिंदू का अखबार है, इसमें एक खबर आई है जिसमें कहा जा रहा है कि रास्ता क्या है, किस तरीके से हम ये जो इतने सालों से परेशानी चली आ रही है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सही मायने में देखा जाए तो मैं जो राइटर के व्यूज हैं उससे कहीं हद तक सहमत नहीं हूं, इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैं वो आर्टिकल ना डील करके मैं यहाँ पर जो इश्यूज थे या जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इजराइल और फलस्तीन को लेके, मैं उन पर बात करूंगा और उसके साथ में जो आर्टिकल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हम यहाँ पर डील करेंगे। आपके लिए शुरुआत के साथ एक सवाल है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि इजराइल के बारे में क्या सही है। इजराइल जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या वो ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी की तरफ सिचुएटेड है? और जो जॉर्डन है वो लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है इजराइल की? ये दोनों सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं इसका जवाब भी आपको देता हूं, लेकिन अगली बार से जो भी हमारे चर्चाएं होंगी मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे उस चीज़ का जवाब दें। यहाँ पर आपको जोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना। यहाँ आप देखेंगे तो इजराइल जो है, इजराइल कहाँ पर? ये पूरा आपका जो इलाका है ये मेडिटेरेनियन सी है और ये इजराइल है। तो इजराइल ईस्टर्न यहाँ पर इस इलाके में बसा हुआ है इजराइल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो जॉर्डन रिवर है, यहाँ पर देखेंगे जो जॉर्डन रिवर है यही एक रिवर है जो कि बॉर्डर भी बनाती है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, और ये रिवर जो है वो लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर है। साथ में छोटी एक जगह है, ये जगह इसको लेक तिबेरियस भी कहते हैं और सी ऑफ गलीली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके वाटर लेवल के ऊपर और नीचे होने से ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, पानी की कंडीशन क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जब इजराइल की लड़ाई हुई थी 1967 में, तो 1967 के बाद ये गोलन हाइट का इलाका जो है, जो कि जॉर्डन और सीरिया के कुछ इलाके हैं, वहाँ के इलाकों को भी इन्होंने कब्जे में ले लिया था। तो अच्छे खासे कब्जे में ले लिए गए थे 1967 की लड़ाई में हिस्सों को, और इजिप्ट की तरफ की ये जो गाजा पट्टी है इसको भी ले लिया गया था। इन सब के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स। और गोलन हाइट्स के बारे में सवाल आ भी चुका है 2014 में। तो ये जो लोकेशंस हैं और इजराइल और फलस्तीन की चर्चा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और करंटली इस पर डेवलपमेंट्स तो हो ही रही हैं। ज़रा सा इतिहास में पीछे जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको और ज़्यादा लाइट डालना चाहता हूँ, क्लैरिटी देना चाहता हूँ। बात यह है कि जो फलस्तीन है, फलस्तीन में ऐसा नहीं था कि यहूदी नहीं रह रहे थे। जो जूइश लोग हैं वो पहले भी रह रहे थे फलस्तीन में, लेकिन उनकी जो संख्या थी वो बहुत कम थी। अब संख्या बहुत कम होने की वजह से उनको रिकॉग्नाइज नहीं करा जा रहा था। उसी समय अंग्रेज बेल्फोर्ट डिक्लेरेशन साइन करते हैं और खुलेआम इस चीज को डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई तुम्हें एक अपना खुद का एक कंट्री दी जाएगी, एक नेशन दिया जाएगा, और उस नेशन में तुम्हारा नाम होगा कि जूइश नेशन है और फिलिस्तीन में ही जगह बनाई जाएगी आपके लिए। अब जब बेल्फोर्ट डिक्लेरेशन हो गया उसके बाद जो जूइश थे उनकी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है और धीरे धीरे आप देखेंगे इन्फ्लो होने लगता है। ये 1917 की बात है। यहूदी जो पैलेस्टीन में रह रहे थे वो तो रह ही रहे हैं, उसके अलावा भी पूरे अलग अलग जगहों से, यूरोप से, अमेरिका से और भी अलग अलग इलाकों से यहूदी जो है वो जाके बसने लगते हैं इस जगह पे, जिसको हम ज़ायनिस्ट मूवमेंट के तौर पे देखते हैं। उस समय तक ये जो इजराइल नाम का शब्द है ये उपयोग नहीं हुआ था। इजराइल तब तक शक्ल में नहीं आया था कि आखिर इजराइल है क्या। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ती है कहानी। ये जो इलाका है फलस्तीन का, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल करती थी। बाद में फिर आपको पता है कि 1920 के पास में जब ऑटोमन डिसइंटीग्रेशन होता है, खलीफत को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से भारत में क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और उसके साथ खिलाफत मूवमेंट होती है, जो कि संबंधित इसी ऑटोमन एम्पायर के टूटने से थी। बाद में फिर वो आते हैं कमाल पाशा, अतातुर्क। उनकी जो कहानी है वो अलग है, वो तुर्की से संबंधित है, लेकिन जब कमाल पाशा आ जाते हैं, अतातुर्क आ जाते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन होता है तुर्की का, जिसकी वजह से खलीफा वाला सिस्टम खत्म हो जाता है और जिसकी वजह से इंडिया में जो खिलाफत मूवमेंट थी वो भी ठंडी हो जाती है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे थे उसका वजूद ही खत्म कर दिया गया था। चलिए वापस आए अपनी चर्चा पे, तो देखें धीरे धीरे जो जूइश इन्फ्लो है वो होने लगता है। नीले रंग में आप देखें तो जूइश जो है ये देखिए आउटस्कर्ट में जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं यहाँ पर ये बसना चालू करते हैं छोटी छोटी गिनती में। आपको पता है 1947 आते आते तक बीच में, हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में क्या होता है, जूइश के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार होने की वजह से फिर धीरे धीरे भाग भाग के वो इन्फ्लो करते हैं, यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं।
अमेरिका भी प्रेशर डालता है कि इनको कहीं व्यवस्था बनाने की जरूरत है, इनको जगह देने की जरूरत है। अमेरिका भी अच्छी खासी लॉबिंग करता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन पे प्रेशर आता है और इससे जूइश इन्फ्लो और बढ़ जाता है। 1947-48 में हाथ में दे दिया जाता है ये पूरा जो मामला वो यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करने को कहा जाता है। और जब यूएन इंटरवीन करता है तो इनडायरेक्टली सीधा हाथ, एक स्ट्रॉन्ग हैवी हैंड मिल जाता है एथनिक क्लेंसिंग के लिए। और आप देखेंगे फिलिस्तीन जो इस समय मेजोरिटी में है, लगभग आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी जाती है। लगभग 10 लाख फिलिस्तीनों को साफ कर दिया जाता है, उनके गांव जला दिए जाते हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं 1948 में। जिस दिन फॉर्म होता है इजराइल, उसके दूसरे दिन ही आप देखेंगे अरब लीग का फॉर्मेशन होता है। ये अरब लीग फॉर्म होगी, मतलब आसपास के जितने नेशंस हैं ये सब मिलेंगे और ये कसम खाते हैं कि इजराइल को खत्म कर देंगे, और ये सब मिलकर लड़ते हैं। इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान पैलेस्टीनियंस का होता है, क्योंकि अरब लीग जब लड़ाई करती है उसके बाद जो पैलेस्टीनियन गांव थे, पैलेस्टीनियन इलाके थे, इन सबको खाली करा दिया जाता है। और जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीनी जो है वो आसपास के इलाकों में, यहाँ पर जॉर्डन भाग रहे हैं, या फिर सीरिया भाग रहे हैं, या फिर लेबनान भाग रहे हैं, या फिर इजिप्ट की तरफ भाग रहे हैं। इस तरीके का सिनेरियो हो जाता है। फिर उसके बाद हमने अपने पिछले वीडियोस में, आपको याद होगा, तो हमने 6 डेज वॉर के बारे में भी बात किया था। जो 6 डेज की लड़ाई हुई थी, 6 डेज की लड़ाई के बाद तो इजराइल और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। पैलेस्टीनियंस को और ढकेल दिया जाता है बाहर की तरफ, रेफ्यूजियों जैसा जीवन जीने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद हमने ये भी कहा था कि यहाँ पर गाजा पट्टी, यहाँ पर वेस्ट बैंक, ऊपर की तरफ गोलन हाइट्स के इलाके कब्जे में ले लिए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी या फिर एक इवेंट जो होती है 1993 में, जिसका नाम है ओस्लो अकॉर्ड। ये जो ओस्लो अकॉर्ड होता है, ये एक तरीके की पीस ट्रीटी होती है कि पैलेस्टीन जो है वो अब एक शक्ल आ जाएगी, पैलेस्टीन जो है एक तरीके से उसकी बॉर्डर डिमार्केट कर दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो इजराइल जो है कंटिन्यूसली ये जो वेस्ट बैंक के इलाका है, इसमें यहूदियों को भेज रहा था, जूइश सेटलमेंट्स बना रहा है। एक ये इलाका है, ये गाजा का इलाका है। यहां पर गाजा के इलाके में हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो पैलेस्टीनियंस के राइट्स के लिए तैयार हुई, एक यहां पर ये तैयार हो गई थी। और यहां पर जो थे गाजा स्ट्रिप के पास में, यहां पर जूइश सेटलमेंट्स बढ़ती जा रही थी। और एक समय आप देखें 2020 की ये शक्ल है, जहां ये वेस्ट बैंक के इलाके में, जहां पर सिर्फ पैलेस्टीनियंस होने चाहिए थे, वहां पर भी जूइश सेटलमेंट्स बन गई अंदर पॉकेट्स में। अब इससे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, क्या यहां से जूइश लोग अपनी सेटलमेंट्स को अलग करेंगे? क्या इसको सिर्फ पैलेस्टीनियंस के लिए दे दिया जाएगा? तो इसका जवाब जो है वो साफ साफ आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये जवाब नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे जो गाजा है उसका इलाका बढ़ गया है, वो इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि गाजा को 2005 के आसपास यहूदियों ने छोड़ दिया था। उसके बाद भी अच्छी खासी सीज लगा के रखी थी। सीज मतलब कि पूरी तरीके से यहां पर कोई आर्म्स नहीं आ सकते हैं, कहीं से इनको एक्सटर्नल अगर एड मिल रही है या कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो इजराइल की साइड नहीं है, तो वो सारी चीजें भी यहां पर होती थी। गाजा कमजोर हो रहा था, लेकिन गाजा के साथ हमास का जो सपोर्ट था, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबको हेल्प करती है। हेल्प कहां? पैलेस्टीनियंस को हेल्प कर रही है, और सही मायने में वो वहां पर पॉपुलर हो रही है गाजा में। गाजा में जब हमास मजबूत हो रही, जिसकी वजह से अभी जो आपने देखा थोड़े दिन पहले 11 दिन की लड़ाई हुई, जो रॉकेट फायरिंग हुई, वो सब हमास नहीं करी थी गाजा स्ट्रिप पे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो इजरायली इलाके हैं, वहां पर जो भी पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, उनके साथ क्या हाल है? उनको सेकंड सिटीजन या फिर सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पे ट्रीट करा जाता है, और उनके साथ बिल्कुल वो अपार्थाइड जो साउथ अफ्रीका में होता था उस तरीके की व्यवस्था करी जा रही है। अब अपार्थाइड क्या होता है ये समझ लीजिए। तो एक तरीके का क्राइम है जिसमें एक पर्टिकुलर रेस अपना डोमिनेंस जमाने की कोशिश करेगी दूसरी रेस के ऊपर। जो एक रेस है उसको सिस्टमैटिकली ऑप्रेस करा जाएगा, उसको दबाया जाएगा, और साथ में और भी बहुत ज्यादा निर्दयता दिखाई जाएगी, इनह्यूमन एक्ट्स करे जाएंगे। तो ये जो अपार्थाइड जैसा सिस्टम है ये शुरू हो रहा है। सेकंड ओस्लो अकॉर्ड भी होता है। सेकंड ओस्लो अकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, सेक्शंस को बांट दिया गया है। वेस्ट बैंक में सेक्शंस है, सेक्शन ए बी सी। तो सी में तो सीधा कंट्रोल इजराइल करती है, लेकिन ए और बी का जो कंट्रोल है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज के पास है। ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज हैं ये अपने हिसाब से चीजें करती है, लेकिन कब कर पाएंगे? जब इजरायली इनको पावर देंगे तब। तो जितना पावर इजरायली इनको देते हैं उस हिसाब से ये सारा काम कर पाते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा मैप में, ये ए वाला सेक्शन है, उसके बाद ये बाकी जो पॉकेट्स में। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये डिसइंटीग्रेटेड है, तो इनको यूनाइट भी नहीं होने दिया जा रहा है। और बाकी का ये बड़ा सा सेक्शन सी है जिसपे इजराइल का पूरा कंट्रोल है, और ये जो इलाका है ये एनेक्स्ड एरिया में आता है। तो ये जो मैप है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूरा इलाका जो है इसमें इजराइल कंट्रोल करेगा एरिया सी को, और एरिया बी जो है उसमें अथॉरिटीज तो पैलेस्टीनियन है, लेकिन उनको भी उतना ही पावर दिया जाता है, उतना ही पावर डिसेंट्रलाइज करके दिया जाता है जितना पैलेस्टीन इजरायली चाहते हैं अपने हिसाब से। अब जरा बात करें कि ये जो सेकंड सिटीजन या अपार्थाइड वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या है।
एक तरफ एक यहूदी सिटीजन को देख लेते हैं जो इजराइल में रह रहा है, दूसरी तरफ एक पैलेस्टीनियन सिटीजन को ले लेते हैं जो इजराइल में रह रहा है। आप देखें जो कम्युनिटी है, क्या उसको रिकॉग्नाइज करा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा? तो यहूदियों की कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेकिन पैलेस्टीनियंस को नहीं किया जा रहा है। बेसिक सर्विसेज मिलेंगी क्या पैलेस्टीनियन को? तो नहीं मिलने वाली है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ जो यहूदी है, जो इजरायली है, उसको मिलने वाले हैं। क्या ये लंबे सालों साल यहां पर रह सकते हैं? तो जी हां, यहूदी तो रह सकते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी नहीं रह सकते। अगर इनके पास इफ यू वांट टू मूव, अगर आपको कहीं शिफ्ट होना है, कहीं मूव होना है, तो क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? तो जूइश यहूदियों के पास तो ऑप्शन है, लेकिन फिलिस्तीनियों के पास ऑप्शन नहीं है। उनको यहीं पर कन्फाइन होकर इसी एरिया में रहना पड़ेगा। लेकिन कब तक रह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर धीरे धीरे जूइश सेटलमेंट्स बन रही हैं। जूइश सेटलमेंट्स बनेगी, जो वेल इरिगेटेड एरियाज है उनको कब्जे में लिया जा रहा है, जो कि रिसोर्सफुल एरियाज है उनको कब्जे में लिया जा रहा है, और धीरे धीरे पैलेस्टीनियंस को बाहर पुश किया जा रहा है। ये या तो रेफ्यूजियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, या फिर सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पे जिंदगी जी रहे हैं। और ये पूरा सिनेरियो है जो शिफ्ट दिख रहा है। 1946 में यहाँ इस पैचेस में जूइश थे, और बाद में आप देखते हैं 47 में किस तरीके से शक्ल बदलती है। 49 से 67 के बीच में चेहरा बिल्कुल ही बदल जाता है, कितने छोटे पॉकेट्स में पैलेस्टीनियंस बचते हैं। और फाइनली आप देखें 2016 की ये कहानी है, ये गाजा की कहानी, और ये वेस्ट बैंक में इस तरीके से पॉकेट्स हैं फिलिस्तीनियों के। ये है डेवलपमेंट्स जो हुई थी। थोड़ा सा और देख लें, मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इन्हीं एरिया से सवाल आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में अक्सर मैच द कॉलम के सवाल आते हैं। तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये गोलन हाइट्स जो कि सीरिया का इलाका है। फिर आप तेल अवीव देखें, जिसको कैपिटल माना जाता है। बहुत सी कंट्रीज तेल अवीव को कैपिटल मानती है, लेकिन अमेरिका जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब उन्होंने जेरूसलम को क्या मान लिया? कैपिटल मान लिया था इजराइल का। फिर वेस्ट बैंक का इलाका जो कि जॉर्डन के आसपास का इलाके को लेके बना लिया गया है। बहुत सारा इलाका जो है वो जॉर्डन से लिया गया है। गाजा स्ट्रिप जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में थी, लेकिन अब वहां पर देखेंगे आप तो फिलिस्तीनियंस रह रहे हैं। इसको भी 1967 की जो लड़ाई हुई थी उसमें इसको भी कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया था। और यहीं पर हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अभी रिसेंट अटैक्स किए थे रॉकेट से, वो डेवलप हो रही है, वो अपना पूरा काम चलाती है। एक तरफ यहाँ पर PLO चलती है वेस्ट बैंक के आसपास, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर हमास चलती है। पैलेस्टीनियन की एक और बड़ी परेशानी है कि PLO और हमास दोनों की बनती नहीं है, और जब इन दोनों की नहीं बनती तो एक सॉल्यूशन जो पैलेस्टीनियंस के साथ लिए निकलना चाहिए वो अभी तक निकल ही नहीं पा रहा है। पर दूसरी तरफ आज द हिंदू में जो आर्टिकल आया है उसमें राइटर कहते हैं कि पूरा जो हिस्टोरिकल पैलेस्टीन है, उस पूरे हिस्टोरिकल पैलेस्टीन को आप डीकोलोनाइज कर दीजिए। सारे जो रिसोर्सेज है उनको इक्विटेबली आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और हर जगह रहिए। इस तरीके का एक अजीब सा एक सॉल्यूशन देते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस को एक सेक्शन में ना डिवाइड करके हर जगह फैल जाना चाहिए, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना चाहिए। जो अरब नेशंस हैं दूसरे, उनके लिए भी एक अच्छा खासा एग्जाम्पल होना चाहिए। सही मायने में इस तरीके का सॉल्यूशन ये देते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर जगह में बस के नहीं रहना है, बल्कि आप पूरे एरियाज में फैल जाइए। इस तरीके का एक अप्रोच रखते हैं। अगर आप खुद भी सोचेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि रिलीजन के बेसिस पे बनी है। पहली कंट्री जो रिलीजन के बेसिस पे बनी थी कि ये जो नेशन है ये यहूदियों के लिए है, वो इजराइल है। और दूसरी कंट्री जो नेशन के नाम पे बनी थी वो पाकिस्तान है। अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो बनना शुरू हुए के हिसाब से ना देखें, अगर कब बन गई थी देखें तो पहली पाकिस्तान है और दूसरी फिर इजराइल है, जो कि रिलीजन के बेसिस पे बनी है। और उस सिनेरियो में अगर ये चाहते हैं कि बिल्कुल एक तरीके से मॉडल्ड कॉलोनीज बन जाएं, इस तरीके से पैलेस्टीनियन कॉलोनीज बन जाए पूरे इजराइल में, और ये डीकोलोनाइज होकर पूरे एरिया में स्प्लिट हो जाए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर इक्वल कंपनसेशन हो रिसोर्सेज के लिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बहुत यूटोपियन से सॉल्यूशन लगा मुझे, शायद ये मेरा अप्रोच है। बाकी आपको इसके बारे में क्या समझ में आता है और आप इसका क्या सॉल्यूशन समझते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएं। इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली चर्चा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।